जी भाई, यहाँ तक आज लोग कितने आदमी होंगे जो आज लोग मिले उनसे? एक बार हाथ ठा के बताइए, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कितने आदमी मिले? और चरण सिंह जी थे, चौधरी अजीत सिंह था, चौधरी जैन से कितने मिले आज लोग? अरे ये तो पार्टी नहीं, मारा एक तो घर है। हम कहने कोई चौधरी जैन सिंह है, यानी चौधरी जैन सिंह छोटा मोटा आदमी नहीं, चौधरी चरण सिंह का पुत्र मुख्यमंत्री का लड़का है। और इन आदमी के घर में न आज तक कोई सिक्योरिटी, ना किसी का अहंकार, कोई आओ कोई जाओ सबका सम्मान, कि इनकी जाग अपनी बात रखो, लड़ लो झगड़ लो, बुरा तो युगर कभी मानता ही नहीं। वह 3 दिन बीच में है हमारे, बाकी तो चौधरी साहब बताओगे 3 दिन बीच में, ऐसा 3 दिन में आप अपने पड़ोसी को नहीं मना सकते? वह प्रयास करो, देखो जबरदस्ती देख रिक्शा वाला भी वोट नहीं देता। कुसमंद करनी हमें अपने पड़ोसी की, और अपने पड़ोसी को हमें 3 दिन में मनाकर चौधरी साहब को देना। यूं मौका है, 5 साल में मौका आया, अगर इनका चूक गए ना तो जिंदगी में वोटर ही रहोगे। हमारा तो यही कहना है, 3 दिन है, सोच लो समझ लो और चौधरी साहब के हाथ मजबूत कर लो। एक यही पार्टी है जिन्हें हम जिंदा रख दिए। यानी प्रधानमंत्री जी ने किसान बिरादरी खत्म कर दी थी। चौधरी साहब का फोन आया, क्या आया था फोन, कुछ भाई को पता नहीं होगा। राकेश टिकैत को यह कहा था कि न राकेश टिकैत जनता खड़ा ना हो जाइए, किसान बिरादरी आज ही खत्म हो जाएगी, हम तेरी गैलर में चल दिया दिल्ली तक। इस घर पर हमारा आसान है। और ईब का 3 प्रत्याशी है शामली जिले से, इस तीनों प्रत्याशी को भारी मतों से जीता गया और चौधरी साहब का आसान तारना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर चौधरी साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिनको बहुत सुनना आप चाहते हैं, बहुत मोहब्बत उनसे करते हैं, हमारे थाना भवन के प्रत्याशी असरफ अली खान साहब से अनुरोध करूंगा आए और आपका आशीर्वाद लें। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे बाबा श्याम सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, और सबका नाम लूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। हमारा सम्मानित मंच, यहां मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तो हर रोज आप लोगों के बीच में जा रहा हूं, आप लोगों से अपनी बात कहता हूं और आपकी बात सुनता हूं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी को भी 3 सभाएं और हैं, और बड़ी मुश्किल से जो है ऊन से, क्योंकि इतना जोश था, हर गांव में लोग बाग जो है स्वागत करना चाहते थे, मगर बड़ी मुश्किल से उनसे माफी मांगते हुए हम जो है निकल के यहाँ टाइम से लेके आए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप सब लोगों को सब पता है कौन आपके सामने लड़ रहा है। बस सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि शामली से प्रसन्न चौधरी जी, और भाई कैराने से नाहिद हसन, और थाने भवन से मैं हूं। आपको ऐतिहासिक जीत तीनों प्रत्याशियों की, गठबंधन के प्रत्याशियों की करानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी किसानों को, सब लोगों को कहते हैं कि 80-20 में हम किसान, मजदूर, मजलूम, अति पिछड़े, दलित सब हैं। 80 में वो हैं, 20 में हम हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि जब 10 तारीख में जब 10 मार्च में जब बक्से खुले, हमारी ईवीएम की पेटियां खुले, तो 80 में गठबंधन को कर देना और 20 में उन्हें छोड़ देना। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक नारा आपके बीच में देना चाहता हूं, और आप जिंदाबाद कहेंगे। मैं कह रहा हूं और आपको जिंदाबाद बोलना है। भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। वक्ता हमारे बीच बहुत है, मैं सभी से क्षमा चाहते हुए युवा दिलों की धड़कन, हम सबके नेता आदरणीय जयंत चौधरी अनुरोध करूंगा आए और अपने विचार रखें। आदरणीय जयंत चौधरी जी। मुझे लग रहा है काम तो हो ही गया, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? कल शायद यहाँ बाबा आए थे, थाना भवन आए थे, बाबा आए थे थाना भवन। पहले वो कह रहे थे 80-20,
और यहां के और घटा दिया आपको। कब 90-10 है? ये 10% आप ही को घटा रहे और कोई नहीं है। बाबा की नजर में जो किसान गाजीपुर बॉर्डर मोर्चे को संभाले हुआ था वो था 20 में। जो लखीमपुर में जिन पे गाड़ी चलाई गई वो 20 में। जिसने विरोध किया भाजपा का वो राष्ट्र विरोधी वो 20 में। और बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि जब समय खराब होता है तो फैसले भी गलत होते हैं। ये इतने गिर गए। बिजनौर में आपको पता लगा होगा, बिजनौर में आपके चुनाव चिन्ह पे गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज चौधरी। पता करा लेना क्या मामला है पूरा। डॉक्टर नीरज चौधरी हैंडपंप के चिन्ह पे वहां के बिजनौर सदर के प्रत्याशी हैं। वे चुनाव अभियान में गांव में जा रहे थे निकल के, और जैसे यहां नारेबाजी हो रही वहां नारेबाजी हुई, और उसकी जो वीडियो ऑडियो चेंज करके वायरल करके उसके खिलाफ भाजपा के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई कि उसके काफिले में उसके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। ये देख लो क्या नौबत आ रही है। किसान के बच्चों पे भी एनएसए लगाना चाहते हैं, और ऐसे ही हम लोग कमजोर होते चले जाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि चौराहे पे आप लोगों की तस्वीर लगेगी, जो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, जो चौधरी चरण सिंह अमर रहेगा नारा ले रहे हैं, आपकी फोटो लगा के सबसे बड़ा अपराधी बनाने साबित करने में ये लोग जुट जाएंगे। इन बातों का जवाब मैं दे सकता हूं और दे भी रहा हूं, लेकिन इन बातों का जवाब आपको 10 तारीख में यहां से उनका सफाया करके देना है। 3 सीट है शामली की। मैं शामली जिले की कहूंगा, मुजफ्फरनगर वालों तो ठीक कर रहे हैं, और बाबा ने कहा कि शामली और मुजफ्फरनगर उनकी नजर में ये ज्यादा गर्म है। उनकी गर्मी निकालनी है, आपकी गर्मी निकालनी है। सीधी सीधी आपको धमकी दी है बाबा ने। वैसे भारत आजाद है, लोकतंत्र है, और उनका हक बनता है वो अपने पार्टी के लिए वोट तो मांग ही सकते हैं। मुख्यमंत्री अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पार्टी का प्रचार तो करेंगे। यहां भी आए, यहां भी वोट मांगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन्हें कोई इन दोनों जिलों से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो हम 20% में दिखते हैं। हमारी गर्मी निकालना चाह रहे हैं, और कल यहां आके क्या कितने उनके बोल बिगड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 लड़के हैं और दंगा कराएंगे। मैं चौधरी चरण सिंह का नाती हूं, क्या कोई ये मान सकता है कि मैं कभी दंगा भड़काऊंगा? चौधरी चरण सिंह जी ने 1970 में गुंडा एक्ट बनाया था। बाबा कहते हैं सारे गुंडे भगा दिए। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, मैंने कौन सा अपराध किया था, कौन सा गुनाह किया था कि हाथरस के उस परिवार से जब मैं मिलने जा रहा था तो मुझ पे भी लाठी चलाई? हमें इनसे कोई खैर नहीं, कोई गुरेज नहीं। वर्दी वाले हमारे भाई हैं। ये तो योगी जी ने आदेश दिया था वहां उन पर, हमारी तो उनसे लड़ाई है। हम सख्त शासन देंगे। जिस तरह चौधरी चरण सिंह की कार्यकुशलता आज भी आप लोगों को याद होगी। 100% जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके प्रति हमारी जवाबदेही होगी। और यह बात मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें लोगों में कोई कमी नहीं, दुआब का क्षेत्र है, बहुत मेहनत करते हो, खून पसीना देश को देते हो, लेकिन विकास में कुछ पिछड़ रहे हो पिछले कुछ वर्षों में। अगर आप हमें ताकत दोगे और गठबंधन को जिताओगे तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि लखनऊ से सीधा जो है यहां विकास जो होना चाहिए हम कराने का काम करेंगे। ये जो एक्सप्रेसवे जो देहरादून तक रास्ता जा रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून का एक निजी प्रस्ताव मैंने संसद में पेश किया था,
और उसी सदन के उसी सत्र में केंद्र सरकार अपना नया कानून लाई थी। अब नया कानून बन गया, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में उस कानून का लाभ जब जमीन अक्वायर होती है किसानों को नहीं मिलता। मेरे संज्ञान में है कि ये जो एक्सप्रेसवे, यहां भी कुछ किसानों की शिकायत है और वो चाहते हैं कि सर्कल रेट बढ़ा दिया जाए ताकि मुआवजा किसानों को उचित मिल पाए। ये बात है सही? मेरी और अखिलेश जी के संबंध में एक ही विचार है, विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए और किसान भी तैयार रहता है। देश के लिए अगर कोई विकास कराना हो तो ये तो हमारी जो पुश्तैनी जमीन है, हम लोग जमीन से बहुत लगाव करते हैं, लेकिन ये भी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि कोई जबरदस्ती नहीं होगी और मार्केट रेट से जो ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल सकता हो किसान को, क्योंकि उसको अपने परिवार के विस्थापन की भी जिम्मेदारी उसके कंधे पे है। और आप जान रहे हो कि इतनी क्रूरता का परिचय सरकार ने दिया, सब पे लाठी चलाई, भड़काऊ भाषण दिए, लठमार शासन दिया और किसानों को क्या दिया? आपके हाथ में बैटरी वाली टॉर्च पकड़ा दी, दूसरे हाथ में लठ पकड़ा दिया, कहा खेत में तार लगाओ, रात भर पहरेदारी करो और बीच बीच में वो अपने दूध भेज देते हैं वहां गोरखपुर से बाबा जी के जाके इनके खेत देख के आओ, थोड़ा चर के आओ। इसी क्षेत्र से मंत्री जी हैं। आपने देखा 5 साल में उनके चेहरे पे बड़ी रौनक खिली रही, लाल गाल हो गए उनके लाल। और जो हमारी गर्मी उतारना चाह रहे हैं उनको सर्दी में पसीना आ रहा है खूब। और गांव-गांव में विरोध हो रहा, गांव-गांव में इनको भगाया भी जा रहा, चर्बी उतर जाएगी इसी चुनाव में मुझे लग रहा है। लेकिन आप देखिए कितनी अजीब बात है, जिस विभाग के वो मंत्री हैं बिल्कुल खदेड़ा होगा, सब कुछ होगा। जिस विभाग के वो मंत्री हैं और जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र के किसानों के साथ भी उन्होंने अन्याय किया। अभी भी यहां 150 करोड़ से ऊपर तो मुझे लगता है थाना भवन मेल पे ही बकाया है। पिछले साल का शायद 54 करोड़ है, तो 200 करोड़ से ऊपर हो गया। ब्याज की तो बात कोई पूछता ही नहीं। और 5 साल में उन्होंने रेट कितना बढ़ाया आपको? 25 पैसे। ठीक बोले, 25 पैसे। जब किलो के हिसाब से हर चीज में आपसे लिया जाता है तो जब देने की बात हो तो पैसे में बात होगी। मैं यही कहूंगा कि शुरू से हमने लड़ाई लड़ी, हम लोग सड़क पे रहे, 5 साल संघर्ष किया। और ऐसा नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी चाहते तो बहुत जल्दी जिस तरह की मीठी भाषा आज वो बोल रहे हैं दबाव में, आपके पहले भी बोल देते। लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी ने कुछ सोच समझ के एक फैसला लिया था और अपने जीवन का आखिरी चुनाव वो मुजफ्फरनगर से लड़ने इसलिए गए थे क्योंकि उनकी ये इच्छा थी, उनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि भाईचारा जो हमारा बिगड़ा है वो मैं बनाना चाहता हूं। और ये जो हरी टोपी पहनी है आपने, दूसरे दल भी जो है प्रचार करते हैं, अपना करते हैं, लेकिन हमारी हरी टोपी पे 2 नारे लिख रहे हैं। पार्टी का सिंबल भी है, लेकिन एक तरफ भाईचारा जिंदाबाद है और या दूसरी टोपी पे किसान एकता जिंदाबाद। ये दोनों नारे ऐसे हैं कि जब गांव का नौजवान जोर से बात बोलता है तो भाजपा के नेता अपने आप जो है दुम दुबा के भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि सांप सूंघ लिया, फिर उन्हें समझ नहीं आता क्या जवाब दो। गांव में नेता आते हैं, नौजवान खड़े होकर कहते तो जहां तक गन्ने की बात है, लाभकारी मूल्य किसानों को मिले।
आपकी जमीन अक्वायर हो रही है तो उचित मूल्य मिले, मंडी पे अच्छा भाव मिले, समय पे भुगतान हो। और ये जो नौजवान हैं जो इतने जोश और उत्साह के साथ इस कारवां में लगातार जुड़ रहे हैं और ताकत दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्हें विश्वास दिख रहा है कि जब मैं और अखिलेश जी मिलके मेज पे बैठ के काम करेंगे, कलम का प्रयोग होगा, तो उसका सीधा लाभ यहां शामली जिले के और मुजफ्फरनगर जिले के नौजवानों को मिलेगा। ये हम 20% जो योगी जी मान रहे हैं कि 20%, 80-20, 20 वाले हम हैं। योगी जी मेरी आंख में आंख मिला के देख लो। अच्छा, चुनाव में शायद गौरव पर तो जाओगे आप, मुझे लग रहा है। योगी जी मुझसे आंख से आंख मिला के 80-20 की बात एक बार कह के दिखाओ। मैं हूं 20 में, मुजफ्फरनगर और कैराना का हर नौजवान उसी 20 में है। हिम्मत है बाबा, हिम्मत है तो मैं चलूंगा, आपके घर भी आने को राजी हूं। एक बार मुझे अपने ड्राइंग रूम में बैठा के यही बात दोहरा के दिखाओ 80-20 वाली। ये जो 20 है, वही मैं कहना चाह रहा था। ये जो 20 नहीं है, ये 20 नहीं है, ये 100 तक पहुंचाना है। ये 20 को 100 तक पहुंचाना है। और जिन लोगों ने हिम्मत की है कि यहां आके इसी जमीन पर आपको धमकी देके जा रहे हैं कि गर्मी निकाल दूंगा, और मैं नौजवानों के लिए अच्छी बात बताना चाह रहा था। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। विकास की भी बात हुई। मुझे याद है इसी रास्ते पे हम लोग पैदल चल के गए थे, और हमें ताकत मिलेगी तो उस तरह से आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सड़कें बनाने के लिए। पदयात्रा की थी, याद है कि भूल गए? उस दिन बारिश हो रही थी, कीचड़ था, खूब कूद कूद के निकल के जा रहे थे हम। 2013 या 14 की बात है। लेकिन अब सड़क बनाने के लिए आपको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो विकास तो जानते ही हो आप, पूरे प्रदेश की सरकार उसके मुख्य बिंदु में ये क्षेत्र रहेगा। लेकिन मैं नौजवानों के लिए खास बात बताना चाह रहा हूं कि कल माठ क्षेत्र में एक संयुक्त हमारी रैली थी और उसमें घोषणा हुई है। हमने अपने लोक संकल्प पत्र में भी इसको जोड़ा था। लोक संकल्प 2022 में प्रमुखता से इस बात को लिखा था कि नौजवानों को नौकरी हमें दिलानी है। वो कैसे मिलेगी? भर्ती समय पे हो नहीं रही, भर्ती की प्रक्रिया इतनी खराब है, इतनी जटिल है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है। उसकी भी जांच पड़ताल होगी तो पता लगेगा। ये जो लोग कहते हैं हम लोग ईमानदार है, चूंकि हमारा परिवार नहीं, ना आगे ना पीछे, सबसे भ्रष्ट यही लोग निकलेंगे, यही लोग पाए जाएंगे अगर जांच हुई तो। क्योंकि परिवार वाले लोग ईमानदार होते हैं। ये मेरा परिवार है, और जब तक ये परिवार मेरे क्षेत्र का किसान और मजदूर और गरीब ईमानदार रहेंगे तो मैं भी ईमानदार रहूंगा। मैं ऐसे पलट नहीं सकता, कितना ही दबाव डाल लो। लेकिन भर्ती पे आपने देखा कितना कड़वा अनुभव हमारे बच्चों के साथ हुआ, कैसा व्यवहार, दुर्व्यवहार हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के मारा जाता है। कोई शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ चला गया तो वहां मारा जा रहा है, और बार बार बुलाया जाता है कि भर्ती खुल गई, चलो बरेली में दौड़ करो, चलो गाजीपुर में इम्तिहान दो। और फिर वहां पहुंचते हैं, यूपी टेट में हुआ क्या हुआ? पेपर लीक, इम्तिहान रद्द। अब फिर करेंगे अगले साल, फिर आ जाना तैयारी करके। भर्ती हो ही नहीं रही। मिलिट्री की भर्ती हुए कितना समय हुआ बताओ? और वो सरकार जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, सपोजिड राष्ट्रवाद तथा कथित राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है और फौज में भर्ती नहीं करा रही। क्या कारण है? वो दिन दूर नहीं, ये जो कैंटोनमेंट के इलाके हैं उनकी भी जो संपत्तियां, ये भी सरकार बेच देगी।
ठीक कह रहे, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन है, रेल बेच दी, सब कुछ सरकारी संपत्तियों की नीलामी है। और ले लो आरक्षण, जब नौकरी नहीं मिलने ही सरकारी, कहां से मिल जाएगा लाभ। हमने कल मार्च में ये बात रखी है कि कोविड के कारण 2 साल खराब हो गए बच्चों के, कोई भर्ती नहीं हो पाई और ओवरेज हो गए, बहुत लोग ओवरेज हो गए, तैयारी कर रखी थी पूरी। और इसलिए अखिलेश जी ने कल ये घोषणा की है, हमने पहले ही लिखा था, उम्र बढ़ानी पड़े और उम्र की छूट देनी पड़े तब देंगे, लेकिन भर्ती को बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चों को नौकरी मिले। लेकिन बच्चों, आपकी उम्र भी बढ़ा देंगे, हमारी सीट भी बढ़ा देना कुछ। अब मैं अशरफ जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। बहुत ही भला नौजवान है और मैं जानता हूं और दूध का कोई भाव नहीं बच रहा, दूध का भाव नहीं बच रहा। हमने अपने घोषणा पत्र में बात रखी है कि कोई ना कोई दूसरे राज्यों में व्यवस्था है, अनुदान मिलता है, जो दूध उत्पादक किसान हैं उनको सीधा अनुदान सरकार दे सकती है, ये व्यवस्था हम बना सकते हैं। हमने अपने लोक संकल्प 2022 में बात लिखी है, आप पढ़ लें उसको। गाय की बात करते हैं, घर में तो कुत्ते पाल रखे, गाय तो पालते नहीं ना। तो इसलिए मैं अशरफ के बारे में कहना चाहता हूं, अशरफ भला व्यक्ति है, इस परिवार का अपना एक परिचय है पुराना। चौधरी चरण सिंह जी के साथ इस परिवार ने हमेशा काम किया और बहुत लोग इस सीट पे टिकट मांग रहे थे, दावेदारी बहुत लोगों की थी और अपनी अपनी बात को छोड़ करके कुर्बानी की भावना से एक बड़ी तस्वीर बनाने के लिए, चौधरी चरण सिंह की विरासत को ताकत देने के लिए, एक सामाजिक समीकरण खड़ा करने के लिए सब लोग मिलकर आज अशरफ को चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अच्छे व्यक्ति को, अशरफ को, देखो गाल भी ऐसे हैं इनके, भी हिमाचली सेब लगता है। मैं इस साइड आ जाऊंगी और अपना प्रश्न भी है, इधर आ जाओ। और कैराने से भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों सीट मुझे चाहिए। इतना मेरा अधिकार आप पे बनता है, मेरा इतना अधिकार आप पे बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारी आज की सभा के अध्यक्ष जी भी बोलेंगे। 1 मिनट में आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जयंत चौधरी यहाँ से अपने 4 कार्यक्रम और लगे हुए हैं, उनमें जाएंगे। यहाँ जो हमारे युवा नौजवान आ गए हैं, ये कोई रास्ते में बाधा उत्पन्न न करें, वो गाड़ी में अपने आप बैठे और कोई भी गाड़ी उनके साथ पीछे यहाँ से आगे न जाए। सम्मानित मंच, दूर दराज से आए सभी मेरे सम्मानित भाई